ఉత్తరప్రదేశ్లోని మహోబాలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. बुंदेलखंड में तो नदियां भी है. हमारे गुजरात में तो एक नर्मदा और तापी मैया के सिवाय पूरे गुजरात में नदियां नहीं, पानी नहीं. लेकिन तब हमने बीड़ा उठाया था, एक एक बूंद वर्षा का पानी बचाएंगे. नर्मदा का पानी जहां तक पहुंचे पहुंचाएंगे. सूखे में जिंदगी गुजारने वाला वो राज्य आज 15 साल के परिश्रम के बाद पानी के संकट से मुक्त हुआ है. भाइयों बहनों, आपको सुनाई देगा. ये मीडिया वालों को अपना काम करने दो भैया. आपको सुनाई देगा. अब मुझे देख लिया है, अब सुनाई देगा, चिंता मत कीजिए. आपका प्यार मेरी सर आंखों पर भैया. जब मैं बुंदेलखंड के लिए सुनता था, इस इलाके में 5-5 नदियां, लेकिन जल प्रबंधन के अभाव में यहां पत्थर तो सजल है, लेकिन मिट्टी सूखी है. भाइयों बहनों, यहां का किसान तबाह हो गया. और इसलिए ये बुंदेलखंड की धरती, जो धरती के पेटाल से हीरे, मोती, सोना न जाने क्या क्या देने की ताकत रखती है, लेकिन किसान को पेट भरने तक का अन्न नहीं दे पाती है. अगर पानी का प्रबंध कर दिया तो यहां का किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है. मिट्टी में से सोना. हमारी उमा जी के मार्गदर्शन में एक बड़ा अहम कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है, जिसका लाभ यहां के पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है. इसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, लेकिन बाद में ऐसे ऐसे लोग आए जिनको अपनी तो चिंता बहुत रहती है, लोगों की चिंता जरा भी नहीं रहती है. और वो योजना थी नदियों को जोड़ने की. हमारे देश में कई नदियां हैं जो बाढ़ के कारण पूरे इलाके को तबाह कर देती है, और कुछ नदियां ऐसी हैं कि वर्षा ऋतु जाने के 15 दिन, महीने के बाद सूखी हो जाती है. अगर इन नदियों को जोड़ दिया जाए, जहां अधिक बाढ़ आती है वो पानी सूखी नदियों में पहुंचाया जाए, इन नदियों को जिंदा किया जाए, तो धरती के अंदर भी पानी उतरेगा. हमारे जो कुएं सूखे हैं उसमें भी पानी आएगा, और नदियां आने के बाद अगल बगल के इलाके में भी खेती के लिए सुलभता बढ़ जाएगी. और इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था, केन बेतवा, इन नदियों को जोड़ने का. उमा जी ने उस बीड़े को आगे बढ़ाया है, और मुझे विश्वास है उमा जी के नेतृत्व में ये काम होकर रहेगा, और उसका परिणाम पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है. हजारों करोड़ रुपए की लागत लगने वाली है. और जब मैं यहां आया था 2014 के चुनाव के समय क्षेत्र का मेरा भ्रमण हुआ था, और तब भी मैंने कहा था कि अगर बुंदेलखंड को पानी मिल जाए तो यहां के पानीदार लोग हैं जो यहां की जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं.
मैं जब गुजरात में था तो होली वगैरह त्योहारों पर उत्तर भाषा हिंदी भाषी लोगों से मिलना का कार्यक्रम हुआ करते थे। तो लोग मुझे मिलते थे, वो कहते थे, मैं पूछता था कहां से आए हो, तो कहते थे बुंदेलखंड से। ज्यादातर लोग बुंदेलखंड के गुजरात में रहते हैं। शायद कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां से एक आध दो परिवार गुजरात में जाकर बसे ना होंगे। तो मैं उनको पूछता था कि आप कौन से वाले बुंदेलखंड से हैं, मध्य प्रदेश वाला बुंदेलखंड कि उत्तर प्रदेश वाला। शुरू में पूछता था मैं, और सब लोग बताते रहे नहीं साहब हम तो सब उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड के हैं। बाद में मैंने पूछना ही बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर गुजरात में आया हो तो मध्य प्रदेश वाले बुंदेलखंड वाला नहीं आता है, उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड वाला आता है, क्योंकि वहां कोई रोजगार की संभावनाएं नहीं है। भाइयों बहनों, जहां पर इतनी प्राकृतिक संपदा हो उस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो सकता। अगर मांझा हो, कठिन से कठिन परिस्थितियों को बदला जा सकता है। आपने कच्छ के रेगिस्तान का सुना होगा। अगर किसी सरकारी मुलाजिम को कच्छ में ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो कहता था कि मुझे तो अंडमान निकोबार भेज दिया है। बुंदेलखंड से भी भयंकर प्राकृतिक संकटों वाला इलाका था। आज वह हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला जिला बन गया है। बुंदेलखंड भी ऐसी ही ताकत रखता है, आगे बढ़ सकता है। भाइयों, बहनों, उत्तर प्रदेश ने राजनीति बहुत देखी है। हर प्रकार का खेल उत्तर प्रदेश ने देखा है। जिनको खेल खेलने थे उन्होंने खेल खेल लिए, जिन्हें पाना था उन्होंने पा लिया। कभी सपा, कभी बसपा, कभी सपा, कभी बसपा, उनकी तो दुनिया चलती रही। आपकी दुनिया में कोई बदल नहीं आया मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 साल में उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का उत्तम से उत्तम प्रदेश बनाने की अगर आपको इच्छा लगती है तो इन सपा बसपा के चक्कर से बाहर निकलिए भाई।